नमस्ते, वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए, हार मत मानो, हर दिन एक नई शुरुआत है। आज की मेहनत कल की जीत होगी। जो आपका आज का परिश्रम होगा, आज की मेहनत होगी, आपकी कल की सफलता का यही कारण बनने वाली है। और हर दिन को नई शुरुआत के रूप में करिए। जो कल नहीं हुआ है उसे आज करने की ठानिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आज 4 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखते हैं हम, और आज की क्लास में आपको 12 करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप डेली क्लास लेंगे तो आपको जरूर करंट अफेयर्स में बेहतरीन पकड़ मिलेगी। और जो स्टैटिक जीके उसका भी रिवीजन साथ में होता रहेगा, करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो आप इस क्लास को प्रत्येक दिन अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें और प्रत्येक दिन इस क्लास को जरूर लिया करें। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी जो एल्बम है इसे चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी अवार्ड पहली बात यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। पहले भारतीय कौन थे ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले? तो पंडित रविशंकर जी थे। और पहली भारतीय महिला तन्वी शाह थी ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली। इस बार 67 क्रम के जो ग्रैमी अवार्ड है उनका वितरण किया गया है और लॉस एंजल्स में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड यूएसए में। चंद्रिका टंडन यह भारतीय अमेरिकी सिंगर है। इन्हें न्यू एज और चेंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम है जो उनका, इसके लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। न्यू एज और चेंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम को पुरस्कार दिया गया है ग्रैमी अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो जो काउबॉय कार्टर एल्बम है इसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड मिला है। और बोयेंसे का ये काउबॉय कार्टर एल्बम, तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा है? काउबॉय कार्टर है। तो आपको भारतीय है इसलिए चंद्रिका टंडन जो भारतीय अमेरिकी सिंगर है इसके लिए यह न्यू एज और चेट एल्बम श्रेणी में जो इन्हें त्रिवेणी एल्बम के लिए अवार्ड दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, इसलिए यह पूछ सकता है भारतीय मूल के होने के कारण। लेकिन जो महत्वपूर्ण आपका रहेगा सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जो काउबॉय कार्टर है यह बोयेंसे का एल्बम है, इसे मिला है। अट्टम फिल्म को 70वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड किसे मिला था? अट्टम फिल्म को मिला था और ये मलयालम फिल्म थी। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो चीन ने अभी इसका निर्माण किया है और चीन ने इसका अभी परीक्षण किया है पहली बार। 1066 सेकेंड जो इसका टेस्टिंग की गई है। ईस्ट चीन का कृत्रिम सूर्य है और जो ये मशीन है टी को आपको ध्यान में रखना है, जो टोकामेक मशीन कहा जाता है, जिसमें सूर्य के बराबर जो तापमान है सहने की क्षमता होती है और परमाणु संलयन की क्रिया से यहाँ पर ऊर्जा पैदा की जाती है। तो पहली बार 1066 सेकेंड के लिए पहली बार इसे चलाया गया है, अर्थात इसने इतना टेम्परेचर 1066 सेकेंड तक सहा, जो कि सूर्य में जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को इसमें सहने की क्षमता है टोकामेक मशीन में। और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हुआ था और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो तापमान हुआ था उसे 1066 सेकेंड तक यह मशीन कार्य करने में सक्षम रही। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार बनती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा एनर्जी यह उत्पन्न होती है। सूर्य में एनर्जी का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। और परमाणु बम के जनक कौन है? तो ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक है। अगर चीन की बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ की युआन या रेमेनबी है। और नदी कौन सी प्रवाहित होती है? यांगटीसी नदी प्रवाहित होती है चीन में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, या पीली रिवर भी किसे कहा जाता है? तो यह पीली रिवर भी किसे कहा जाता है? तो यह हुआंगहो नदी को कहा जाता है और ये चीन का शोक कहलाती है। बीजिंग में ही किसका मुख्यालय है? तो जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और इसका 10वां नवीनतम सदस्य कौन बना है अभी? तो जो बेलारूस है यह 10वां नवीनतम सदस्य बना है एससीओ का। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है नवीनतम? तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया अभी ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है ऑफिशियली, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट
मिची बीकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो जो मिची बीकी 6 यह नेविगेशन सैटेलाइट है, तो जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मिची बीकी 6 नेविगेशन उपग्रह है और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट H3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मिची बीकी 6 को, उपग्रह को, और ये नेविगेशन का कार्य करेगा। स्मार्टफोन कार और जो समुद्री नेविगेशन है इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और 11 उपग्रहों का नेटवर्क होने वाला है मिसिसिपी। अभी हाल ही में भारत ने भी अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए NVS-02 को लॉन्च किया है, जो कि नाविक का सेकेंड श्रेणी के उपग्रह है। तो नाविक हमारी क्या है, जो GPS हमारा है वो कौन सा है, नेविगेशन सिस्टम, तो नाविक है। तो इसके लिए भी GSLV F-15 के द्वारा जो इस NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और ये भारत का 100वां मिशन था, ये इसरो का 100वां मिशन था। तो यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा था और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया था? तो GSLV F-15 के द्वारा जो इसे प्रक्षेपित किया गया था। GPS कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? USA का है, ग्लोनास रूस का है, बाइडू चीन का है और नाविक भारत का GPS सिस्टम है। लूपेक्स मिशन इसे कौन भेजने वाले हैं? तो इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा इसे प्रक्षेपित करेंगे। और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है यह, अर्थात जो चंद्रमा का पोलर है, ध्रुव है, उनके अध्ययन का कार्य करने वाला है। सूर्य उदय का देश निप्पन का और सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य उदय का देश निप्पन और सुकुमारों का देश। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और यहाँ पर कितने द्वीप है? 4 द्वीप है, होन्शी, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। यहाँ पर 4 द्वीप पर जापान स्थित है। हाल ही में, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब R प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। टाटा स्टील मास्टर 2025 इसका आयोजन कहाँ होता है? नीदरलैंड में इसका आयोजन होता है। कौन से क्रम का संस्करण था इस बार? तो 87 क्रम का संस्करण था, 87वें क्रम का संस्करण था इस बार। इसका उपनाम क्या है? इसे किस और नाम से भी जाना जाता है? तो विमल्डन ऑफ चेस के उपनाम से भी जाना जाता है टाटा स्टील्स को। जो टाटा स्टील्स चेस प्रतियोगिता है और इसके विजेता R प्रज्ञानंद रहे थे और सेकेंड भारतीय इसे जीतने वाले। और इसके उप विजेता कौन रहा है? तो R प्रज्ञानंद ने डी गुगेश को हराकर यह अवार्ड जीता है। उप विजेता डी गुगेश रहे हैं। जो इस अवार्ड को जीतने वाले, टाटा स्टील शतरंज अवार्ड को जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद पहले भारतीय थे और 2006 में इनके द्वारा यह अवार्ड जीता गया था। और इस बार किसने जीता है? R प्रज्ञानंद ने। और उप विजेता डी गुगेश रहे। डी गुगेश अभी हाल ही में विश्व शतरंज विजेता रहे हैं। जो फीडेस विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसके विजेता डी गुगेश रहे और इसे जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं डी गुगेश। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 का इन्हें मिला है। किन किन 3 व्यक्तियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड 2025 है ये? तो 25 में 4 व्यक्ति को मिला है। किसे? डी गुगेश को मिला है, मनु भाकर को मिला है, डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी के कप्तान हैं, और कुलदीप सिंह को मिला है, जो कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है कुलदीप सिंह। तो इन 4 खिलाड़ियों को इस बार का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये कब से प्रारंभ होते हैं? तो 1991-92 से प्रारंभ होते हैं। और पहले इनका नाम क्या था? तो पहले इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड की। और 2025 में 4 व्यक्ति को मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह और डी गुगेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स है। स्टारलाइनर जहाज जो कि बोइंग कंपनी का था, इसके द्वारा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन पर जाती है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पर जाती है सुनीता विलियम्स जी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना USA और रूस के द्वारा की गई थी।
और अभी यहाँ पर 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक का रिकॉर्ड यहाँ पर सुनीता विलियम्स के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक महिला के द्वारा स्पेस वॉक सर्वाधिक समय तक की गई है। महिला अंतरिक्ष यात्री का यह न्यू रिकॉर्ड बना है। और यहाँ पर इन्होंने स्पेस वॉक के दौरान क्या किया है? तो यहाँ के नमूने इकट्ठे किए स्पेस के इन्होंने, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है यहाँ पर जो भी कुछ कार्य था, स्पेस स्टेशन में कुछ कमियां थी, उनको सुधारने का काम इन्होंने किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो जो पेगी विट्सन है, यह एक्स रिकॉर्ड था, इनके नाम पेगी विट्सन पहले सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड था। और अब किसके पास है सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड? तो यह सुनीता विलियम्स के पास है। अभी सुनीता विलियम्स को वापस अंतरिक्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी पर लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। यह स्पेस एक्स और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटिना स्पेस में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। और पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गोगरिन, जो कि रूस के थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक यूरी गोगरिन, यह 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन अभी किसने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया था। स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को अगर हम बात करें तो 2 फरवरी को भी हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन कब होता है? तो विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन यह 2 फरवरी 1971 को होता है। और कहाँ होता है? ईरान के रामसर शहर में होता है। तो विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन यह इस बार कहाँ हुआ है? 2024 में। तो 2024 में गोंडा जिला में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है। यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन का आयोजन हुआ है इस बार यूपी में। और पार्वती रामसर साइट है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। गोंडा जिले की जो पार्वती रामसर साइट है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे। और इस बार की थीम क्या रखी गई है इसकी? तो यूनाइटेड बाय यूनिक इंपॉर्टेंट है, यह इस बार की थीम रखी गई है कैंसर दिवस की। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओंकोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। और जो इस बार की जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, इसकी थीम रखी गई थी। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होती है ईरान के रामसर शहर में। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो 89 गुण 90 रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में अब, जो कि एशिया में सर्वाधिक है। एशिया में सर्वाधिक किस देश के पास है रामसर स्थल है? तो वह भारत के पास है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है रामसर सूची में? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर मेक्सिको है, और तीसरे स्थान पर भारत आता है विश्व में आर्द्रभूमि संरक्षण स्थलों की सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजी है एपिकोकम इंडिकम, और इसका संबंध किससे है? तो फंगी से है। यह एक फंगीय फंगस है। एपिकोम इंडिकम फंगी, इसको आपको पूरा नाम ही याद करना है, एपिकोकम इंडिकम फंगी, ताकि आपको पता रहे कि यह फंगस कवक है। तो एपिकोकम इंडिकस फंगी यह फंगस या कवक की प्रजाति है। और यह पौधों में कौन सा रोग उत्पन्न करने वाला जो कवक है? तो पौधों में लीफ स्पॉट डिसीज को उत्पन्न करता है। पौधों में लीफ स्पॉट डिसीज को उत्पन्न करता है, अर्थात जो धब्बेदार पत्तियां हैं उन्हें धब्बेदार पत्तियां बनाता है पौधों की। तो यह रोग उत्पन्न करता है एपिकोकम इंडिकम फंगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कुछ समय पहले कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी 2 जो किस्में लॉन्च की गई थी, किससे संबंधित है यह? तो नारियल की किस्में। सुरसा यह किसकी किस्म है? तो अदरक की किस्में। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय महामना ने इसकी स्थापना की थी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। और कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? कवक की। तो काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की।
और शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है? शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है? तो यह लाइकेन इसका सहजीवन होता है। और लाइकेन किसका सूचक होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा किसने बनाया है? कर्नाटक सरकार ने। यूथेनेशिया, इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। यूथेनेशिया अर्थात इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है और यह दो प्रकार से दी जाती है। एक तो एक्टिव यूथेनेशिया होता है और एक पैसिव यूथेनेशिया होता है। एक्टिव यूथेनेशिया में आप इंजेक्शन लगाकर या एक चेंबर होता है, उस चेंबर के अंदर जाकर खुद बटन दबाकर जो है आप मृत्यु कर सकते हैं अपनी। और पैसिव के अंतर्गत क्या होगा? तो जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस है उन्हें हटाया जाता है। अर्थात पैसिव मृत्यु में क्या होगा कि जो आपके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं सांस लेने के लिए, वो जितनी भी मशीन आप पर लगाई गई है उनको हटा लिया जाएगा और उससे आपकी अगर मृत्यु होती है तो इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। और एक्टिव यूथेनेशिया, इसमें इंजेक्शन या जो एक चेंबर होता है उसमें जाकर आप खुद बटन दबाकर अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु कर सकते हैं। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हटाने की जो इसे मंजूरी दे दी है, मंजूरी देने का जो डिसीजन दिया था, और इसके तहत अभी पहली बार किसने अपने यहाँ पर कानून बनाया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ इसके अनुसार कानून बनाया है। तो अनुमति कौन देगा इसमें? तो जो केवल हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट लेवल पर इसे अनुमति देनी होगी यूथेनेशिया के लिए। और निर्भरता जो मेडिकल बोर्ड होगा उस पर निर्भरता होगी, अर्थात मेडिकल बोर्ड जो होगा उसका डिसीजन होगा, उसके बाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। और इसके लिए अभी पहला कानून बनाने वाला या इसके अनुसार पहला नियम बनाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह कर्नाटक बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। अभी जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है इनकी जो सीमा है या जो इनका सीमा का निर्धारण है वो चेंज कर दिया गया है अभी इस बजट में। इस बार का जो बजट हमारा आया है, इस बजट की थीम क्या थी? तो सबका बजट इसकी थीम है और इसमें 4 इंजन बताए गए हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। 4 इंजन कौन से हैं? तो कृषि, एमएसएमई सेक्टर, निर्यात और निवेश, ये 4 इंजन होने वाले हैं। और हमारा गंतव्य क्या होगा? तो हमारा लक्ष्य क्या होने वाला है? विकसित भारत हमारा लक्ष्य होने वाला है। अगर एमएसएमई की हम परिभाषा देखें तो एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है जिसमें निवेश और टर्नओवर के आधार पर हम देख सकते हैं कि यह किस प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आता है। अगर आप माइक्रो जो सूक्ष्म उद्योग है उनकी सीमा क्या रहेगी? तो 2.5 करोड़ तक जो जिनका निवेश जिनमें होगा उन्हें जो सूक्ष्म या माइक्रो उद्योग कहा जाएगा। और जो स्मॉल होंगे उनमें 25 करोड़ तक की जो व्यय किया जाएगा निवेश, उसे लघु या स्मॉल उद्योग कहा जाएगा। और जिनमें 125 करोड़ तक का व्यय किया जाएगा उन्हें मध्यम या मीडियम जो उद्योग कहा जाएगा। और इनकी टर्नओवर देखिए अगर, तो माइक्रो उद्योग का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। जो स्मॉल उद्योग है, लघु उद्योग है, इनका टर्नओवर 100 करोड़। और जो मध्यम मीडियम उद्योग है इनका एक वर्ष में टर्नओवर कितना होना चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए। तो ये इस श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आएगा। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट कार्ड की सेवा इस बार प्रारंभ की गई है और इसके तहत 5 लाख तक के लोन दिया जा सकता है सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के तहत। और 10 लाख रुपए तक का केसीसी दिया जा सकता है सूक्ष्म उद्यमों के लिए। केसीसी कितना दिया जा सकता है? 10 लाख तक। और जो 5 लाख तक के लोन दिया जा सकता है सूक्ष्म उद्यम के लिए। इस बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की अनुशंसा कहाँ पर हुई है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। इसके अलावा नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना भी बिहार में होगी। और यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो असम में स्थापित किया जाएगा यूरिया प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला जी, जिनका अभी 79 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे और 2009 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस समय यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले भी कौन थे? तो जो नवीन चावला जी है, इन्होंने ही जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी
मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नवीन चावला जी के द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी और वर्तमान में राजीव कुमार हमारे निर्वाचन आयुक्त है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए इनका कार्यकाल रहता है। 25 जनवरी 1950 को जो इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। और अभी हाल ही में कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो सुविधा ऐप, सी विजिल और सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? चुनाव आयोग के द्वारा। सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर होती है? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर होती है जो सतर्कता आयोग है, और ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बजट से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया है? तो रेल बजट के लिए कितना आवंटन किया है? तो जितना धन पिछली बार आवंटन किया था 2.5 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, इतने रुपए का रेल बजट मंजूर किया गया है। रेल बजट यह निर्मला सीतारमण जी ने ही पेश किया है और 2.52 लाख करोड़ रुपए इस बजट के तहत रेलवे के लिए आवंटन किए हैं। और किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाने लगा था? तो जो 1924 से यहाँ पर एकवर्त कमीशन की अनुशंसा पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करना प्रारंभ हुआ था 1924 से। और किस कमीशन या आयोग की अनुशंसा पर? तो एकवर्त कमीशन की अनुशंसा पर। रेल बजट को आम बजट में कब विलय कर दिया गया, अर्थात आम बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत होने लगा? तो यह 1917-18 में पेश किया गया था एक साथ में। और किस कमेटी की अनुशंसा पर? तो विवेक देवराय कमेटी की अनुशंसा पर एक साथ इसे प्रस्तुत किया गया था। अगर बात करें 2.5 लाख करोड़ रुपए इसका आवंटन किसके लिए किया गया है? तो रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इसके तहत 200 वंदे भारत ट्रेन इस बार प्रारंभ करने का उद्देश्य है। इस वित्तीय वर्ष में 200 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ की जाएगी, 100 अमृत भारत ट्रेनें प्रारंभ की जाएगी और 31 मार्च 2026 तक 100% रेलवे का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो यह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो विजेता रहा है सराची राड़ बंगाल टाइगर्स, जो सराची राड़ बंगाल टाइगर्स से इसकी विजेता रही है। होस्ट कौन था इसका इस बार का पुरुष हॉकी इंडिया लीग का? तो राउरकेला इसका होस्ट था और बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। विजेता कौन था? तो जो सराची राड़ बंगाल टाइगर्स से इसकी विजेता रही है सराची राड़ बंगाल टाइगर्स। और उप विजेता कौन रही है? तो हैदराबाद इसकी उप विजेता रही है। और कौन से क्रम का था यह? तो छठा क्रम था इसका। अभी हाल ही में महिला जो हॉकी लीग हुई थी उसमें इसका विजेता कौन रहा था महिला हॉकी लीग का? तो ओडिशा वॉरियर्स इसकी विजेता रही थी और उप विजेता सोरमा है, जो सोरमा टीम यह इसकी उप विजेता रही थी महिलाओं में। तो यह आज का करंट अफेयर्स देख लिया है हमने। आज क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के इसकी संख्या 12 क्वेश्चन थे। और अब हम कल के प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका कुछ कमेंट हो तो आप क्लास के बारे में कुछ सजेशन हो तो कमेंट जरूर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? क्योंकि इसका संबंध न्यूजीलैंड से है और इसे अभी मानवीय अधिकार दिया गया है, मानव के बराबर इसे अधिकार मिले हैं। एक्सियोम मिशन 4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो यह कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी होंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। रामनगर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम का आर्द्रभूमि स्थल था। कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन जी तेंदुलकर को। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोद का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वशारोद का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया है? तो 12 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वा रेल ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर, और मलेशिया कुआलालंपुर में इसका आयोजन होता है। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारणी ने पॉइंट निम्मो की यात्रा की है। यह कहाँ स्थित है? तो निम्मो पॉइंट प्रशांत महासागर में स्थित है। अब आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो इनका जो त्रिवेणी एल्बम है इसे मिला है। चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो चीन से इसका संबंध है, और टोकामेक मशीन है यह। नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट है यह। टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसके R प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह कौन बन गई है? तो यह सुनीता विलियम्स बन गई है। प्रतिवर्ष दुनिया भर के विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो यह किसकी प्रजाति है? फंगी कवक की प्रजाति है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक पहला राज्य है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़ इसकी निवेश की जो है सीमा निर्धारित की गई है। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे नवीन चावला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया है? तो कितना रेल बजट मंजूर किया गया है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है यह अनुमोदन किया है। 2.52 लाख करोड़ रुपए का बजट का अनुमोदन किसके लिए किया गया है? इस बार रेलवे के लिए किया गया है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सांची राड़ बंगाल टाइगर्स के द्वारा जीता गया है पुरुष हॉकी इंडिया लीग का। और महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया था। धन्यवाद। जय हिंद।